जय हिंद। चलिए आज देखते हैं सेंसेक्स जनगणना 2011। आगामी बिहार दरोगा मेंस, एडीईओ, बिहार सचिवालय, मद निषेध सिपाही को देखते हुए इसमें प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक के बारे में हम बताएंगे। प्राचीन इतिहास में जनगणना का उल्लेख कहां कहां है, जैसे ऋग्वेद में है, अर्थशास्त्र में है, आईने ए अकबरी में है। जनगणना कितने वर्ष में कराया जाता है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, जनगणना आयुक्त क्या होता है, किस राज्य की जनसंख्या कितना है, किस राज्य का साक्षरता दर कितना है, किस राज्य का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, इन सभी को देखना है। आप इस वीडियो में बने रहिए। आप एक क्लास देखिए और कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन जनगणना से नहीं छूटेगा। यह जनगणना भारत की जनगणना है। इसके बाद हम बिहार जनगणना के बारे में भी बताएंगे, 2011 जनगणना के आधार पर। फिर बिहार में जातिगत जनगणना 2023 हुआ है, उसको भी हम बताएंगे। और अभी 16वीं जनगणना 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, उसको भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जनगणना 2011 के बारे में हम लोग को पढ़ना है और प्राचीन इतिहास में भी जनगणना के बारे में देखना है। चलिए देखते हैं जनगणना। जनगणना क्या होता है? देश में जितने भी जनसंख्या है, जितने भी व्यक्ति है, उसका हम लोग गणना करते हैं, गिनती करते हैं कि कितने व्यक्ति हैं देश में, उसी को हम लोग जनगणना कहते हैं। अब मान के चलिए किसी देश का हम गिनती करेंगे कि कितने व्यक्ति किस राज्य में है, बिहार में कितना है, यूपी में कितना है, बंगाल में कितना है, तमिलनाडु में कितना है। अगर इसका हम लोग गिनती करेंगे तो क्या कोई राज्य सरकार करेगा? नहीं, केंद्र सरकार करेगा। इसलिए जनगणना संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची। जनगणना मान के चलिए जनगणना एक परिवार में 25 व्यक्ति है, अगर उसका हम लोग गिनती करें तो क्या हुआ, एक तौर से एक परिवार का हम लोग जनसंख्या देख रहे हैं कि कितना है, उसी अनुसार भारत की जनसंख्या काउंट करने के लिए हम लोग जनगणना करवाते हैं। प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य, प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ है। कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ है, आपको यह फैक्ट एक याद रखना है। उसके बाद जनगणना का उल्लेख कहां कहां है, तो जनगणना का उल्लेख ऋग्वेद में है, अर्थशास्त्र में है, आईने ए अकबरी में है। ऋग्वेद में भी है, अर्थशास्त्र में भी है और आईने ए अकबरी में है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, इसी को हम लोग कहते हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने किया है। चाणक्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु या प्रधानमंत्री कह सकते हैं। फिर देखते हैं आईने ए अकबरी, यह मुगल काल का पुस्तक है, इसकी रचना अबुल फजल ने किया था। आपको सिर्फ यहां पे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जनगणना का उल्लेख कहां पे है। आपको याद रखना है ऋग्वेद, अर्थशास्त्र और आईने ए अकबरी, बस इतना आपको याद रखना है। आधुनिक काल में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। अर्थात जनगणना करवाने वाला पहला देश स्वीडन बना। कब? 1749 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में। फिर प्रथम
दशकीय आधार पर जनगणना कराने वाला प्रथम देश अमेरिका बना। कब? 1790 ईस्वी में। यह क्या होता है? प्रथम दशकीय आधार पर, अर्थात 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करवाया जाता है। मान के चलिए 2011 में जनगणना हुआ, उसके बाद 2021 में जनगणना होगा। ये इसी 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना करवाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं दशकीय आधार पर जनगणना। भारत में जनगणना 2011 में हुआ था, फिर जनगणना 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। 1 अप्रैल से अभी चालू हो गया है जनगणना। 2027 में इसका रिपोर्ट आ जाएगा। 2027 से पहले जितने भी एग्जाम होंगे तभी में 2011 जनगणना से ही सवाल आएगा। फिर देखते हैं 1800 से 1801 ईस्वी के बीच में इंग्लैंड ने क्या क्या जनगणना शुरू करवाया। इंग्लैंड में सबसे पहले पूछे तो स्वीडन 1749 में, प्रथम दशकीय आधार पे पूछे तो अमेरिका 1790 ईस्वी में, फिर इंग्लैंड पूछे, इंग्लैंड ने कब शुरू किया जनगणना? 1801 या 1800 में। फिर पूछे कि भारत में, अब भारत के बारे में हम लोग देखते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ। इंग्लैंड में जनगणना हुआ, उसी के तर्ज पर जेम्स प्रिसेप ने 1824 ईस्वी में, जेम्स प्रिसेप ने 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद में जनगणना करवाया। फिर 1827-28 में बनारस में करवाया। लेकिन यह एक अपूर्ण जनगणना था, ट्रायल था। भारत में क्या था? एक ट्रायल था जनगणना करवाने का। चलिए देखते हैं भारत में जनगणना का इतिहास। हम आपको क्या बताएं, इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए जेम्स प्रिसेप के द्वारा 1824 ईस्वी में इलाहाबाद में और 1827-28 में बनारस में अपूर्ण जनगणना करवाई थी, यानी पूर्ण जनगणना नहीं, ट्रायल था ये। फिर एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना, अगर पूछे भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टर द्वारा, कहां पे? ढाका, जो अभी वर्तमान में कहां पड़ता है? बांग्लादेश में। यह पहले भारत में था, उसके बाद जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। यह ढाका पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 ईस्वी में यह हिस्सा बांग्लादेश बन गया, पूर्वी पाकिस्तान। अब ढाका क्या है? एक बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन 1830 ईस्वी में यह भारत का हिस्सा था। तो वही बात हम आपको बता रहे हैं कि एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई। पूर्ण जनगणना पूछे कहां पे? ढाका में। कब? 1830 ईस्वी में। किसने करवाया? हेनरी वाल्टर ने। इसलिए हेनरी वाल्टर को भारत में जनगणना का जनक कहा जाता है। भारत में जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी वाल्टर को भारत में जनगणना का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं भारत में पहली बार अनियमित जनगणना। ये अनियमित मतलब क्या होता है, नियमित मतलब क्या होता है? अनियमित, जैसे हम आज जनगणना करवाए, 5 महीना के बाद फिर जनगणना करवा दिए, 1 साल के बाद फिर जनगणना करवा दिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित। इसमें नियमित नहीं है, जैसे आज करवाए फिर 5 साल के बाद करवाए, फिर 5 साल के बाद करवाए, या आज करवाए 10 साल के बाद करवाए, फिर 10 साल के बाद। नियमित तौर पे चलता है तो उसे हम लोग कहते हैं नियमित जनगणना। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि 2011 में जनगणना हुआ है, फिर कब होगा? 21 में, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हुआ।
21 में, फिर कब होगा 31 में। इसी तरह इसे हम लोग कहते हैं नियमित जनगणना। तो वही हम लिखे हैं कि भारत में पहली अनियमित जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो, यही है मेयो का फोटो, इसी ने करवाया था। फिर भारत में पहली नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 ईस्वी में, 17 फरवरी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुआ। यही है लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना हुआ कब? 1881 ईस्वी में। इसलिए 1881 ईस्वी से ही जनगणना आयुक्त आने लगा, जनगणना आयुक्त नियुक्त होने लगा। तो हम लोग यहां से 1881 से जनगणना आयुक्त भी देखेंगे। तो इस समय जनगणना आयुक्त कौन था? WC प्लाउडेन। WC प्लाउडेन। आपको पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था, तो WC प्लाउडेन। WC प्लाउडेन। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत, अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ज्यादा याद नहीं रखना है, थेट्स और गोपाला स्वामी। थेट्स और गोपाला स्वामी। ऑप्शन में ज्यादातर आंसर गोपाला स्वामी ही रहते हैं, लेकिन दोनों को याद रखना है, थेट्स एंड गोपाला स्वामी दोनों थे इस समय जनगणना आयुक्त। फिर देखते हैं प्रथम जातिगत जनगणना। प्रथम जातिगत जनगणना, इसमें जातियों का गिनती हुआ था। जैसे अभी वर्तमान में बिहार में 2023 में जातिगत जनगणना हुआ है। यादवों की संख्या कितना है, मल्हा की संख्या कितना है, ब्राह्मणों की संख्या कितना है, हर कास्ट को इसमें दर्शाया जाता है कि ई कास्ट का संख्या इतना है, फलना कास्ट का संख्या इतना है, चिल्ला कास्ट का संख्या इतना है। इसे हम लोग कहते हैं जातिगत जनगणना। अगर पूछे कि भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में। फिर 1941 ईस्वी में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए इसके आंकड़े जो है जारी या सार्वजनिक नहीं किए। संविधान निर्माता और आजाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन सभी नेताओं का कहना था कि जातिगत जनगणना भेदभाव को डिसाइड करता है, इसलिए हम लोग जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। लेकिन 1951 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुआ, उसमें SC ST जाति की गणना हुआ। SC ST जाति की गणना हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि SC ST जाति को हम लोग आरक्षण देंगे संवैधानिक तौर पर। जनसंख्या ही मालूम नहीं रहेगा कि SC का कितना है, ST का कितना है, तो उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि आरक्षण कितना परसेंट देना है, कितना परसेंट नहीं देना है। इसलिए आज तक 1951 से आज तक SC ST का गिनती होते आ रहा है। क्यों होता है? क्योंकि उसको आरक्षण देना है। जनसंख्या का पता चलेगा तब ना हम लोग उसको आरक्षण देंगे। जैसे अभी 2011 जनगणना के आधार पर अगर देखते हैं हम लोग, तो SC की संख्या कितना है? SC का संख्या है 16.6% और ST का संख्या कितना है? 8.6% अभी वर्तमान में। तो वही चीज हम यहां लिखे हैं। प्रथम जातिगत जनगणना 1931 ईस्वी में हुआ था। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। फिर नोट में हम लिखे हैं भारत के संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद
जैसे नेताओं ने तय किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे क्योंकि यह समाज में विभाजनकारी हो सकता है। आजादी के बाद पहली बार 1951 ईस्वी में जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सभी जाति को हम लोग नहीं गिनती किए, सिर्फ एससी एसटी को गिनती किए। सभी जातियों के बजाय केवल एससी एसटी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की गिनती हुई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। आप लोग समझ गए? अब इसमें देखिए, ये एक चार्ट है, इस चार्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे। इधर क्या है, वर्ष है 1901, 1911, 1921, 1931, 41, 51, 61, 71, फिर हम डायरेक्ट ला दिए हैं 2011। आप देखिएगा गौर से कि 1901 में जनसंख्या कितना था, लगभग 23 करोड़ 83 लाख। इसी अनुसार से आ रहा है, इस सबको याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ यहां पे देखना है। 1951 में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 5%, 5.75% की वृद्धि हुआ। कितना परसेंट, 5.75% का वृद्धि हुआ। लेकिन 1911 में आप लोग देखिए कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 5.75%। लेकिन 1921 ईस्वी में आप देखिए, 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में देखिए तो यहां पे क्या हुआ है, -0.31%। 0.31%, यहां बढ़ने के बजाय घट गया। जनसंख्या बढ़ा नहीं, घट गया। कितना परसेंट, 0.31% घट गया। इसलिए हम लोग 1921 ईस्वी को जनसंख्या में महाविभाजन वर्ष, महाविभाजक वर्ष कहते हैं। वही चीज हम यहां लिखे, देखिए 1911 से 1921 ईस्वी के बीच में जनगणना घटी थी। ओके, फिर यहां फिर देखना नीचे, फिर देखिए यहां पे 1931 में कितना बढ़ा, 11%, 41 में 14%, 51 में 13%, 61 में 21%। फिर देखते हैं 71 में, आप लोग 71 में देखिए कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 24.80%। सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है जनसंख्या में, सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुआ है, 1971 ईस्वी में। इसलिए इसे क्या कहते हैं, महाविस्फोटक वर्ष। 1961 से 1971 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुआ, कितना, 24.80%। फिर देखते हैं 2011 में, 2001 से 11 के बीच में कितना बढ़ा था, 17.7%, 17.7%, 17.7%। देखिए यहां महाविभाजक वर्ष 1921, क्यों, क्योंकि इसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था 1921 में। अगर सवाल पूछ दे महाविभाजक काल या दशक, तो आंसर हम लोग देंगे 1911 से 1921। फिर हम नीचे लिख दिए हैं, जनसंख्या में वृद्धि के बजाय कमी कितना, 0.31% कमी हुआ था। जिसका कारण क्या था, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक हो गई थी। फिर 1921 ईस्वी के पश्चात, 1921 ईस्वी के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसलिए 1921 ईस्वी को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। आपको सवाल पूछे महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो 1921 ईस्वी को। फिर पूछे महाविभाजक काल या महाविभाजक दशक किस ईस्वी को कहा जाता है, तो 1911 से 1921 ईस्वी के बीच को। ओके, फिर आगे देखते हैं। एक होता है महाविस्फोटक वर्ष, हम आपको बताए थे जस्ट अभी तुरंत, 1971 में कितना परसेंट बढ़ गया था, 24.80%। वही चीज हम यहां लिखे हैं। महाविस्फोटक वर्ष कब है, 1971 में कितना बढ़ गया था, 24.80% या 24.8% भी बोल सकते हैं। महाविस्फोटक दशक या काल, तो 1961 से 1971।
जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुआ था, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुआ था, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं महाविस्फोटक वर्ष। अब देखते हैं किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था या किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था। चलिए देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपको पूछे 2001 से 11 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किस राज्य में हुआ था, तो मेघालय होगा। मेघालय में लगभग 27.95%। आप लोग 28% याद रखिए, डायरेक्ट 5% कम ना है, 0.5%। 28% मेघालय में वृद्धि हुआ था। वहीं अगर पूछे कि सबसे न्यूनतम वृद्धि कहां हुआ था, तो नागालैंड में। नागालैंड में बढ़ने के बजाय घटिए गया था जनसंख्या, सोचिए। और मेघालय में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज हुआ था। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखें तो दादर नागर हवेली में सबसे ज्यादा वृद्धि, लगभग 55 या 56%। देखिए सर्वाधिक वृद्धि कहां दर्ज हुआ था, दादर नागर हवेली में 55.88%। इसे हम लोग 56% भी कह सकते हैं। लेकिन राज्य में अगर पूछे कि सर्वाधिक वृद्धि कहां हुआ था, तो यहां देखिए मेघालय में हुआ था। यह है राज्य, ये तीनों जो है क्या है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, और ये क्या है, राज्य। पूछे सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ था, तो मेघालय में। कितना भाई, लगभग 28%। 27.95 लगभग 28%। कहां वृद्धि दर्ज हुआ था, मेघालय। फिर सबसे कम वृद्धि, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। आपको सिर्फ यहां नागालैंड याद रखना है और कुछ नहीं, सिर्फ आपको यहां पे नागालैंड याद रखना है। यहां पे बढ़ने के बजाय घट गया था जनसंख्या, कितना परसेंट, 0.58% घट ही गया था। इसको याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है आपको नागालैंड। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड। ओके, फिर देखते हैं 1951 में। अगर हम लोग देखें 1951 में जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितना था। आजादी के समय भारत की जनसंख्या 36.10 करोड़। आजादी के समय जनसंख्या कितना था, 36.10 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन 2011 में 102 करोड़, लगभग 102.87 करोड़, 102 करोड़ थी, जो 2011 तक बढ़कर 121.08 करोड़, 121.08 करोड़ हो गया। अर्थात भारत में दशकीय वृद्धि कितना हो गया, 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ, 17.7%। 17.7%। अगर हम लोग वार्षिक देखें, 10 साल का तो हम देख लिए 17.7, उसी को हम 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का आ जाएगा। तो 1 वर्ष का आएगा तो कितना आएगा, 1.64%। अगर प्रति वर्ष पूछे कितना वृद्धि हुआ, तो 1.64%। अभी भारत की जनसंख्या कितना है, 121.08 करोड़। फिर देखते हैं, पूछे कि भारतीय जनगणना अधिनियम कब आया था। भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 में आया था और जनगणना नियमावली 1790 में आया था। भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 के तहत यह प्रक्रिया कानूनी रूप से संचालित होती है। फिर देखते हैं स्वतंत्र जनगणना विभाग कब बनाया गया था, तो 1961 ईस्वी में गृह मंत्रालय के अधीन। देखिए यहां भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1790 के तहत यह प्रक्रिया कानूनी रूप से संचालित होती है। 1961 ईस्वी में गृह मंत्रालय, अभी क्या है, अमित शाह, गृह मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र जनगणना विभाग बनाया गया। आपको क्वेश्चन में यही आएगा कि स्वतंत्र जनगणना विभाग का स्थापना कब हुआ था, तो आपको आंसर देना है 1961 ईस्वी में। फिर पूछेगा
भारतीय जनगणना अधिनियम कब आया था? तो आपको आंसर देना है 1948। फिर सवाल पूछेगा जनगणना नियमावली कब आया था? तो 1990 ईस्वी में। ओके, फिर देखना है, अब देखना है जनगणना के बारे में थोड़ा फैक्ट। जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। क्यों आता है गृह मंत्रालय के अधीन? गृह मतलब क्या होता है? घर। मान के चलिए किसी घर का अगर हम गणना करेंगे, किसी घर का अगर गिनती करेंगे, जो घर का मालिक होगा वही ना करवाएगा। तो गृह मंत्रालय यानी घर घर का जो मालिक होता है गृह मंत्रालय, गृहिणी नहीं कहता है मेरा हाउस वाइफ है, जो है मेरा गृह मंत्रालय ही है। गृह मंत्रालय अगर टाइट रहेगा तो घर भी टाइट रहेगा, गृह मंत्रालय अगर ढीला रहेगा तो घर में आओ सनम जाओ सनम। तो जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में 3 विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिसमें जनगणना पूछे तो संघ सूची का विषय है, वहीं अगर जनसंख्या पूछे तो समवर्ती सूची का विषय है। फिर देखते हैं जनगणना का दायित्व, अगर पूछे जनगणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 246 में। अनुच्छेद 246 के तहत यह केंद्र सरकार के पास है। जनगणना का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? तो जनगणना आयुक्त होता है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है, जनगणना आयुक्त होता है। चलिए अब देखते हैं जनगणना 2011। अभी तक जो हम लोग देखे ये प्राचीन इतिहास के बारे में था और कुछ फैक्ट था, लेकिन अब जो देखने वाले हैं वो है जनगणना 2011। सवाल यहीं से बनेगा और पीछे जो बताए उससे भी सवाल बनेगा। जनगणना 2011 यह भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, लेकिन दशकीय आधार पर यह 14वीं जनगणना है और 21वीं शताब्दी का यह दूसरी जनगणना है। उड़ गया, समझ में नहीं आया कुछ? अब समझ में आएगा। देखिए हमने क्या बोला आपको, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। कैसे? देखिए सबसे पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 में, फिर 1881 में, फिर जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए 2011 आएगा तो ये 15वीं जनगणना हो जाएगा। फिर बताए हम आपको, जबकि स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। कैसे? देखिए 7वीं जनगणना कैसे हुआ? पहला कब हुआ था? 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। फिर कब होगा? 1961 में। फिर कब होगा? 71 में। फिर कब होगा? 81 में। फिर कब होगा? 91 में। फिर कब होगा? 2001 में। फिर कब होगा? 2011 में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। फिर हम बताए दशकीय आधार पर यह 14वीं जनगणना है। कैसे? देखिए प्रथम 10 के आधार पर जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो देखिए 1881, फिर आ जाएगा 91, फिर आ जाएगा 1901, फिर आ जाएगा 1911, इसी तरह आते रहिएगा 2011 तक आइएगा तो 14वीं जनगणना हो जाएगा। फिर हम बोले आपको कि 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। दूसरी जनगणना है कैसे? देखिए 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना 2001 में, फिर दूसरी 2011 में। हो गया ना? इसी तरह आपको याद रखना है। इस समय जनगणना आयुक्त कौन था 2011 में? तो सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। वर्तमान में अभी कौन है जनगणना आयुक्त? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। 2022 से अब तक है। 16वीं जनगणना जो अभी वर्तमान में चल रहा है इसी के देखरेख में हो रहा है, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। इससे पहले कौन था? विवेक जोशी। इससे पहले कौन था? विवेक जोशी।
2011 जनगणना का थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभांकर पूछे, शुभांकर कौन है इसमें? लोबो। प्रगणिका शिक्षिका, सिर्फ आप शिक्षिका याद रखिए, हो गया। इस जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। अभी जो वर्तमान में जनगणना चल रहा है इसमें 33 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या प्रश्न होगा कि आपके पास मोबाइल है कि नहीं, बाइक है कि नहीं, पक्की मकान है या कच्ची मकान है, भैंसिया कितना है, गैया कितना है, यही सब पूछा जाता है। 33 सवाल अभी वर्तमान में, लेकिन 2011 में पूछे तो 29 सवाल। कितना जिला इसमें कवर किया गया था? तो 640 जिला। और नगर कितना कवर किया गया था? 7,933 नगर। कितना ग्राम इसमें कवर किया गया था? 6,41,000 ग्रामीण को इसमें कवर किया गया था। ग्राम को अगर पूरा देखें, ग्राम की संख्या 6,40,930 ग्राम को कवर किया गया था। अगर जनसंख्या पूछे तो 121.08 करोड़। 2011 जनगणना में जनसंख्या भारत की कितना है? 121.08 करोड़। इसी में अगर हम लोग पूछे मेल कितना है, पुरुष कितना है, महिला कितना है, तो पुरुष कितना है? लगभग 65 करोड़ पुरुष है और लगभग 58.5 करोड़ महिला है। अगर परसेंटेज में देखें तो 51.47% पुरुष है, 51.47% पुरुष है, 48.53% महिला है, 48.53% महिला है। अब इन दोनों में अंतर कितना है? 13.60%, 13.60%, 13.60%। भारत का जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़। लेकिन यह विश्व की जनसंख्या कितना हो गया? भारत में विश्व की जनसंख्या तो 17.5%, 17.5%। भारत की जनगणना में 2011 जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़। लेकिन यही पूछे पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास करता है? तो 17.5%। फिर देखते हैं नगरीय जनसंख्या। एक होता है ग्रामीण जनसंख्या, एक होता है नगरीय जनसंख्या या शहरी जनसंख्या। 2011 जनगणना में अगर हम लोग नगर की जनसंख्या देखें तो कितना परसेंट है? 31.1%। जो बाकी बचा कहां रहेगा? ग्रामीण में रहेगा। ग्रामीण में कितना है? 68.9%, 68.9%। फिर दशकीय वृद्धि यानी 10 साल में कितना वृद्धि हुआ? 2001 से 11 के बीच में कितना वृद्धि हुआ? 17.7%, 17.7% बोलिए या 17.70%। वार्षिक वृद्धि कितना हो गया? 1.64%, 1.64%। साक्षरता दर कितना है? 74.04%, 74.04%। उसी में देखते हैं हम लोग पुरुष साक्षर कितना है? 82% पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता कितना है? 65.46%, लगभग 65% महिला साक्षर है। पुरुष साक्षर कितना है? 82%। फिर देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। फिर लिंगानुपात देखते हैं तो 943। शिशु लिंगानुपात 919, शिशु लिंगानुपात 919। अब देखिए यहां पर हम आपको बताए साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात, ये क्या होता है? चलिए हम बताते हैं आपको। साक्षरता 0 से 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति या बच्चे कोई भी हो जो लिखने पढ़ने के लिए जानता हो वो साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति या बच्चे को जो पढ़ने लिखने के लिए जानता हो वह साक्षर कहलाता है। फिर देखते हैं जनसंख्या घनत्व, यह क्या होता है? 1 किलोमीटर के दायरे में कितना व्यक्ति रह रहा है उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसे अभी भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। लेकिन वहीं हम लोग देखते हैं बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है, यानी बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। फिर देखते हैं लिंगानुपात। यह लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या
कितनी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। जैसे अभी भारत में 1000 पुरुष में 943 महिला है। फिर देखते हैं शिशु लिंगानुपात। वही सवाल है कि बच्चों में लिंगानुपात कितना है, तो 919। अब देखते हैं 1951 यानी आजादी के समय और 2011 को तुलना करके देखते हैं। इससे सवाल आता है, पूछे कि आजादी के समय 1951 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितना है, तो लगभग 36 करोड़, लगभग 36 करोड़। लेकिन अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के आधार पे 121.08 करोड़। फिर देखते हैं 1951 में साक्षरता दर कितना है, 18%। अभी कितना है, 74.04%। जनसंख्या घनत्व यहां कितना था, 117 वर्ग किलोमीटर। अभी कितना है, 382 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात देखिए 1951 में कब कितना था, 946। लेकिन अभी वर्तमान में 943। लिंगानुपात के मामले में 1951 में ही ठीक था, इससे 3 ज्यादा था। अब देखते हैं किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, किस राज्य की जनसंख्या कितना है। अब इसी को हम लोग देखते हैं। जैसे लिंगानुपात, अभी भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943। वहीं अगर राज्य में देखें हम लोग, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल का। कितना है, 1084। 1000 पुरुष में 1084 यहां महिला है, यानी 84 को ज्यादा है महिला। फिर न्यूनतम देखते हैं कहां में है, तो हरियाणा। न्यूनतम कहां है, हरियाणा में 879। ये भी याद रखना है आपको, इससे भी सवाल बनता है। और केरल में 1084 भी याद रखना है। बस यही 2 राज्य याद रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। फिर केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी, कितना है, 1037। न्यूनतम लिंगानुपात दमन व दीप, दमन व दीप में कितना है, 618। फिर देखते हैं शीर्ष लिंगानुपात वाले 2 जिले, लेकिन याद रखना एक के जिला को। शीर्ष लिंगानुपात वाले 2 जिले, अगर पूछ दे सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला में है, तो हमको याद रखना है माहे। कहां पड़ता है, पुडुचेरी में। यहां है 1176, यानी 1000 पुरुष में 1176 महिला है। फिर दूसरा स्थान देखिए तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है 1139। 1139, सिर्फ माहे याद रखिए। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिला, अगर पूछ दे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आंसर देना है दमन। फिर लेह, लद्दाख में पड़ता है। दमन में कितना था, 533। एक ही याद रखिए, दमन। अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कितना है, 919। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में 972। सिर्फ इसी को याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम कहां है, वही है हरियाणा। कितना है, 834। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य देखे, शिशु लिंगानुपात वाला, तो अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम वाला राज्य देखे तो हरियाणा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य देखते हैं तो अंडमान निकोबार में है। कहां है, अंडमान निकोबार में है। और न्यूनतम देखें तो कहां पे है, दिल्ली। न्यूनतम कहां है, दिल्ली। न्यूनतम कहां है, दिल्ली। फिर साक्षरता में देखते हैं, साक्षरता, भारत की साक्षरता भी कितना है, 74.04%। वही चीज हम यहां लिखे हैं, साक्षरता की गणना के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे या व्यक्ति यदि पढ़ने लिखने के लिए जानता हो तो वह साक्षर कहलाएगा। कितने व्यक्ति साक्षर है, तो 74.04%। इसमें पूछे पुरुष साक्षर कितना है, पुरुष साक्षरता कितना है और महिला साक्षरता कितना है। पुरुष साक्षरता लगभग 82%, 82.14 यानी 82%। महिला साक्षरता 65.46%। अगर दोनों में अंतर हम लोग देखें तो लगभग 17%।
16.68, लगभग 17% अंतर है दोनों में। अंतर अगर पूछे पुरुष और महिला में साक्षरता में अंतर कितना परसेंट है तो 16.68%। वर्ष 1971 तक साक्षरता का आधार वर्ष 5 वर्ष था, लेकिन 1971 के बाद आधार वर्ष क्या हो गया 7 वर्ष। अर्थात हम आपको यह कहने जा रहे हैं, आपको हम यह बताने जा रहे हैं कि 7 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति या बच्चे जो पढ़ने लिखने के लिए जानता हो वह साक्षर कहलाएगा। लेकिन 1971 के पहले 5 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति या बच्चा जो पढ़ने लिखने के लिए जानता हो वह साक्षर कहलाता था। लेकिन 1971 के बाद अब 7 वर्ष हो गया। ओके, फिर देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो इसमें आ जाएगा केरल लगभग 94%, और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य अपना बिहार लगभग 61.8%। 61.8%। केंद्र शासित प्रदेश में देखें सर्वाधिक साक्षरता वाला लक्षद्वीप है 92%, और न्यूनतम पूछे तो दादर नागर हवेली 76%। फिर देखते हैं पुरुष साक्षरता किस राज्य में सर्वाधिक है, महिला साक्षरता किस राज्य में सर्वाधिक है, तो वही होगा केरल और बिहार। पुरुष साक्षर में देखें तो सर्वाधिक कहां है, केरल में है। न्यूनतम कहां, बिहार में है। महिला साक्षरता में देखें सर्वाधिक कहां है, केरल में है। न्यूनतम कहां है, बिहार में है। फिर देखते हैं पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर अगर देखा जाए तो राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक अंतर कैसे है, देखिए पुरुष साक्षर यहां कितना है 80%, महिला साक्षर कितना है 52%, लगभग 28% का अंतर है। इसलिए आपको अगर सवाल पूछे कि सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर किस राज्य में है तो राजस्थान होगा। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षर जिला हो जाएगा शेरछिप, मिजोरम में पड़ता है। यहां देखिए 98.76%, और केरल में कितना है 94%, यहां 98%। शेरछिप मिजोरम में पड़ता है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मात्र 37%। सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर जिला पूछे तो शेरछिप होगा जो मिजोरम में पड़ता है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछे तो अलीराजपुर होगा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर देखते हैं जनसंख्या। अगर भारत की जनसंख्या हम लोग देखें तो कितना है 121.08 करोड़। विश्व की कितना जनसंख्या है 17.5%। 17.5% भारत में निवास करता है। अगर पूछे राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर बंगाल में है। बिहार तीसरे स्थान पे है, प्रथम स्थान पे यूपी, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे बिहार और चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल। वहीं अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हम लोग देखें तो सिक्किम है। यहां पे एक ही याद रखना है आपको, सिक्किम। यहां लगभग 6 लाख जनसंख्या है सिक्किम में। फिर देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन है, दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में है। न्यूनतम पूछे तो लक्षद्वीप में है। न्यूनतम पूछे तो कहां है, लक्षद्वीप में। अब देखते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, अर्थात 2001 से 2011 के बीच में कितना वृद्धि हुआ तो 17.7%। और सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ उसी को हम लोग देखते हैं। राज्य में पूछे सर्वाधिक वृद्धि कहां हुआ है तो मेघालय में लगभग 28%, लगभग 28% वृद्धि हुआ है। और न्यूनतम पूछे तो कहां, नागालैंड। नागालैंड में तो बढ़ने के बजाय घटिए गया है, 0.6%, 0.6% घटिए गया है। और मेघालय में 27.95% था, लगभग 28% यहां बढ़ा है। तो सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य पूछे तो मेघालय, और न्यूनतम पूछे तो नागालैंड। फिर वहीं केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखें तो सर्वाधिक अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो दादर नागर हवेली, और न्यूनतम पूछे तो लक्षद्वीप।
केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादर नागर हवेली, और न्यूनतम पूछे तो लक्षद्वीप, न्यूनतम पूछे तो लक्षद्वीप। फिर देखते हैं जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व अभी कितना है? 382। राज्य में देखते हैं सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अपना बिहार का है, 1106। फिर दूसरा स्थान में पश्चिम बंगाल, 1028। पश्चिम बंगाल को इसलिए हम लोग लिए हैं, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। न्यूनतम में देखें तो न्यूनतम में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17। जनसंख्या घनत्व कितना है? मात्र 17। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, एक घर यहां है तो एक घर वहां है, एक घर वहां है, 1 किलोमीटर में मात्र यहां 17 आदमी निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व में पूछे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है, न्यूनतम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है। फिर देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां है? तो दिल्ली में है, 11,320। सोचिए आदमी पर आदमी यहां रह रहे हैं, 11,320। फिर न्यूनतम में देखें तो अंडमान निकोबार मात्र 46, अंडमान निकोबार मात्र 46। सवाल अगर पूछ दे आपको कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां है, ना राज्य पूछे ना केंद्र शासित प्रदेश पूछे, पूछ दे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। लेकिन वहीं अगर पूछ दे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तब आपको आंसर देना है बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले, अगर आपको पूछ दे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है, तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली, ये दिल्ली में ही पड़ता है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली। यहां देखिए 37,346। और दूसरा स्थान पे चेन्नई, तमिलनाडु में पड़ता है, यहां भी देखिए 26,903 व्यक्ति निवास करते हैं। अब देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति यानी एससी शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 में इसका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के समय अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 5 करोड़ था, लेकिन अभी वर्तमान में लगभग 20 करोड़ है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का अनुप्रयोग किया गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 में इसका उल्लेख है। स्वतंत्रता के समय अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 5 करोड़ थी, लगभग 5 करोड़, जो बढ़कर 2011 में 20 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 20 करोड़। कितना हो गया? 20 करोड़, जो देश की जनसंख्या का कितना परसेंट? 16.6%। यही बहुत महत्वपूर्ण है। पूछे सवाल एससी का कितना परसेंट अभी जनसंख्या है, तो 16.6%, 16.6%। एससी कितना है? 16.6%। किस राज्य में सर्वाधिक एससी जाति रहता है? अगर प्रतिशत में देखें तो कहां पे रहता है और न्यूनतम कहां रहता है? तो राज्य में देखें सर्वाधिक जनसंख्या एससी का कहां पे है, तो यूपी में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? यूपी में। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या अगर प्रतिशत में पूछे तो कहां हो जाएगा? पंजाब। पंजाब में सर्वाधिक प्रतिशत में है, कितना परसेंट? 31.9%। फिर न्यूनतम पूछे प्रतिशत या जनसंख्या में, तो नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या है ही नहीं, 0%। अर्थात अगर सवाल पूछे कि भारत की जनसंख्या में कितना परसेंट हिस्सेदारी अनुसूचित जाति की है, तो 16.6%। फिर पूछे किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो यूपी हो जाएगा। किस राज्य में प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक एससी जाति पाया जाता है, तो पंजाब हो जाएगा। फिर पूछे किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या पाया जाता है एससी का, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 0%, यहां लगभग ना के बराबर पाया जाता है।
फिर देखते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी। एसटी का कितना है 8.6%। एसटी का जनसंख्या कितना है 8.6%। सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करता है तो मध्य प्रदेश में। एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहां निवास करता है मध्य प्रदेश में। अब प्रतिशत के आधार पे पूछे तो मिजोरम। कहां पे है मिजोरम। कहां पे है मिजोरम। और न्यूनतम पूछे कहां पे है न्यूनतम पंजाब और हरियाणा में 0%। अर्थात भारत की जनसंख्या में एसटी जाति का योगदान 8.6% है। किस राज्य में एसटी जाति का संख्या सर्वाधिक है तो मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम में है। न्यूनतम पूछे कहां पे एसटी जाति नहीं पाया जाता है या कम पाया जाता है तो पंजाब और हरियाणा में लगभग 0%, ना के बराबर पाया जाता है। अब देखते हैं धर्म आधारित जनगणना। भारत में धर्म आधारित जनगणना पहली बार वर्ष 2001 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद दूसरी बार 2011 ईस्वी में करवाया जनगणना, धर्म आधारित जनगणना। भारत में सुव्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना का कार्य 2001 ईस्वी की जनगणना में पहली बार हुआ था और दूसरी बार 2011 की जनगणना में संपन्न हुआ, जिसके अंतिम आंकड़े 25 अगस्त 2015 को जारी किया। धर्म आधारित जनगणना कब जारी किया 25 अगस्त 2015 को भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किया गया। चलिए देखते हैं, इसका एक चार्ट हम बनाए हैं, इसी से सवाल आएगा। इस चार्ट में आप लोग देखिए, इधर दे दिए हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। एक गाना आप लोग सुने होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिर्फ सिख ईसाई को पलट देना है। हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख फिर बौद्ध जैन। क्रम से अगर सजाने के लिए आए कि किसका जनसंख्या सर्वाधिक किसका कम है तो याद रखना है हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख फिर बौद्ध जैन। देखिए जनसंख्या अगर पूछे तो हिंदू की जनसंख्या कितना है 96 करोड़, मुस्लिम जनसंख्या 17 करोड़, ईसाई जनसंख्या 2.78 करोड़, सिख जनसंख्या 2 करोड़, बौद्ध जनसंख्या 0.84 लाख, जैन संख्या 0.45 लाख। प्रतिशत के आधार पे अगर हम लोग देखें, प्रतिशत के आधार पे तो सर्वाधिक जनसंख्या जिसका रहेगा उसी का प्रतिशत ज्यादा होगा। देखते हैं हिंदू का प्रतिशत कितना है 79.8%। सर्वाधिक किसका है हिंदू जनसंख्या। मुस्लिम का 14.2%, लेकिन जैन का देखिए यहां 0.4%, सबसे कम जनसंख्या है। लेकिन यहां देखिए दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर में देखिए हिंदू का वृद्धि दर कितना हुआ है, हिंदू का वृद्धि दर हुआ है 10 साल में 16.8%, लेकिन मुस्लिम वृद्धि दर देखिए यहां 24.6%, 24.6%। सर्वाधिक वृद्धि मुस्लिम में दर्ज हुआ है, यही आपको याद रखना है कि दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक किसका है तो मुस्लिम का। कितना परसेंट 24.6%। और सबसे कम वृद्धि किसका हुआ है तो जैन का, जैन समुदाय का। कितना 5.4%। फिर देखिए लिंगानुपात, लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है। यहां पे दो चीज याद रखना है, लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। सबसे ज्यादा है ईसाई का 1023, सबसे कम किसका है सिख का 903। फिर देखते हैं साक्षरता में, साक्षरता में देखिए सबसे कम साक्षरता किसका है मुस्लिम का 68.5%, और सर्वाधिक साक्षरता किसका है तो जैन का 94.9%। संख्या में देखिए कम है लेकिन साक्षरता में देखिए सबसे ज्यादा है। आप लोग को यही 4 फैक्ट याद रखना है, सबसे कम साक्षरता किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, सबसे कम किसका है, दशकीय वृद्धि में सबसे ज्यादा किसका हुआ है, सबसे कम किसका हुआ है। फिर देखते हैं 2011 जनगणना में शहर की जनसंख्या कितना परसेंट है, ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट है।
शहर का अगर जनसंख्या देखते हैं तो 31.2%, और जो बचा कहां रहेगा, ग्रामीण में 68.8%। कहां है, ग्रामीण में। फिर देखते हैं नगरीय शहरी जनसंख्या, पूछे कि शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहां है, तो महाराष्ट्र में। लेकिन प्रतिशत के आधार पे शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहां है, तो गोवा में। प्रतिशत के आधार पे पूछे तो गोवा में, और जनसंख्या के आधार पूछे तो महाराष्ट्र में। फिर ग्रामीण में देखते हैं, ग्रामीण जनसंख्या पूछे सर्वाधिक कहां है, तो यूपी में। और प्रतिशत के आधार पे पूछे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अब देखते हैं शहर, महानगर, मेगा सिटी, ये क्या है। शहर यानी सिटी, वैसा नगरीय क्षेत्र जिसकी आबादी 1 लाख या 1 लाख से अधिक हो, उसे हम लोग सिटी या शहर कहते हैं। जैसे सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये सब क्या है, शहर है। फिर देखते हैं महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वैसा शहर जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी महानगर। जैसे पटना, अहमदाबाद, लखनऊ। वर्ष 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में महानगरों की कुल संख्या 53 है। महानगरों की कुल संख्या 53 है। लेकिन बिहार में मात्र एक महानगर है। कौन है, पटना। बिहार में पूछे कितने महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो एक, पटना। फिर देखते हैं मेगा सिटी। मेगा सिटी वैसा महानगर जिसकी आबादी 1 करोड़ या उससे अधिक हो, वैसे महानगर को हम लोग मेगा सिटी कहते हैं। जैसे वर्ष 2011 आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 3 मेगा सिटी है। केवल 3 मेगा सिटी है। जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप, अगर पूछे भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप सॉल्सेट द्वीप है। इस द्वीप पर ही मुंबई शहर बसा हुआ है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमको मोटिवेट मिलेगा। और यह पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप लोड करके, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इसी अनुसार से आपको पढ़ लेना है, और कोई भी एग्जाम दीजिए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जय हिंद।